हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। तो कैसे हो आज़ाद पंछियों। फिर से आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूँ, अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आगे की ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ना, यही मिलके आपको समुद्र का काम करेंगी। तो सबसे पहले तो आप छोटे छोटे इन सभी कणों को इकट्ठा करके एक पुल बनाने के लिए विचार कीजिए। रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको इकट्ठे एग्ज़ाम जब देखने को मिलेंगे आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम उठा लें आप, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम उठा लें, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी कंपटीशन उठा लें, कोई भी कंपटीशन उठा लें, यूपी एसआई का कंपटीशन उठा लें, जब तक आप छोटे छोटे बूंदों से सागर नहीं भरने का सोचेंगे आप कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि आप एक साथ करंट, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब क्या क्या कर सकते हैं भाई। देखने में बहुत लगता है कि हाँ, लेकिन जब आप सिलेबस में घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियाँ। तो पंछियों, यहाँ पर हम लोग आज उड़ेंगे इस टॉपिक के साथ, और बिल्कुल पंख फैला के फ्रीली उड़ना है हमको, ताकि हमको साथ ही साथ ऐसा नॉलेज मिले कि हमारे अंदर ये जो मिट्टी वाला टॉपिक है ना, ये बिल्कुल आज से समस्या का सब्जेक्ट ना रहे। ठीक है, बार बार आप मिट्टी भूल जाते होंगे टॉपिक क्या है क्या नहीं। तो आज मैं मैप पे भी समझाऊंगा आपको, ठीक है, और साथ ही साथ मिट्टी के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ, मतलब फॉर्मेशन जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे भारतीय मृदा मिट्टी में। तो पहले तो मैं आपको संगठन बताऊंगा। ये जो मिट्टी है ना भारत की, ये बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलके बनी है उस चीज़ को देखेंगे। तो जो भारतीय मृदा है बेसिकली, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो बेसिकली संगठन का वो पॉइंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसमें परसेंटेज भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है क्या क्या होता है। तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होना वाला तो एक बार आदमी गैस कर सकता है, लेकिन हाँ, परसेंटेज से थोड़ा सा फंस सकता है। तो परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खनिज पदार्थ देख रहे हैं, मृदा संगठन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? खनिज पदार्थ। आप देखते होंगे मिट्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज मिलते हैं, है ना, अयस्क मिलते हैं। तो क्या होते हैं? बहुत सारे खनिज, जैसे सोना, चांदी, लोहा। मिट्टी में तो बहुत कुछ सब मिट्टी से ही निकाला जाता है, कोयला, ये जितनी भी सब चीज़ें हैं सब कहाँ मिलती हैं? आपकी मिट्टी मिलती हैं। तो मोस्टली जो मिट्टी का संगठन है वो इन्हीं से हुआ है। किससे हुआ है? आपका खनिज पदार्थों से हुआ है। ठीक है, उसमें 40 to 50% क्या है? आपके खनिज पदार्थ। तो सबसे पहले तो यही याद कर लीजिएगा, 40 से 45%। उसके बाद जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आप जानते होंगे कितना है, पहले परसेंटेज देख लेते हैं, 5 से 10%। ठीक है, मृदा जल मृदा वायु उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि वो दोनों का परसेंटेज सेम है। ह्यूमस क्या होता है? आपने देखा होगा ना, जीवाश्म जो होते हैं, जो कवक और जीवाणु के द्वारा जो हमारे कार्बनिक पदार्थ है उनको, मतलब जो जीवित पदार्थ उन्हें सरल अणुओं में तोड़कर, जटिल से सरल अणुओं में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं वो, तो वही हमारे जीवाश्म ही ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो कि उपजाऊ क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो ह्यूमस का परसेंटेज कितना होता है? 5 to 10% होता है हमारा। ठीक है साथियों, तो इसको भी लिख लीजिएगा आप। उसके बाद मृदा जल और मृदा वायु, बिल्कुल याद करना आसान, 25-25% इन्हें दे दीजिएगा। तो आप ऊपर से देखिए, अगर यहाँ से 45 उठाएं, यहाँ से 5 उठाएं, 50, और 50 कितने हो गए? 100 हो गए पूरे। तो पूरा याद करना भी आसान है, 25-25 ये दोनों, 40 से 45 ये, 5 से 10 ये। ठीक है, तो ये इनका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब हमने आपको ह्यूमस के बारे में बता ही दिया, ये पॉइंट कि कवक और जीवाणु सूक्ष्म जीवों के उससे बनता है। अब मिट्टी में पूछा जाता है, भारतीय मिट्टी में कमी क्या है, किस चीज़ की कमी है, किन किन तत्वों की कमी है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक कमी जिन जिन तत्वों की है वो क्या है, उनको आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा किसकी कमी है? जस्ता की, और ह्यूमस की, नाइट्रोजन की, और फास्फोरस की। ह्यूमस देख रहे हैं केवल कितना था? 5 to 10%। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भारतीय मिट्टी में किसकी किसकी कमी है? जिंक, जस्ता, ठीक है, और किसकी कमी है? ह्यूमस की कमी है, और नाइट्रोजन की कमी है, और फास्फोरस की कमी है। तो ये 4 तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए कि इन इन तत्वों की भारतीय मिट्टी में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो आपसे ये पूछा भी सकता है कि भारतीय मिट्टी में 4 ऑप्शन होंगे, किसकी कमी नहीं है या किसकी कमी पाई जाती है। ऑल ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं होगा, वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब मिट्टी का नेचर होता है, अभी देखिए हम मिट्टी में नहीं पहुँचे हैं कि जलोढ़ और सीधे पढ़ाने लगे आपको, अभी मिट्टी के नेचर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो मिट्टी का नेचर होता है, क्षारीय होता है बेटा और अम्लीय होता है ना। तो दोस्तों देखो ध्यान रखो, क्षारीय मृदा क्या होती है, अम्लीय मृदा होती है, दोनों का कॉन्सेप्ट देख ही लेते हैं, ठीक है। तो क्षारीय मृदा क्या होती है पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद अम्लीय भी देख लेंगे। तो दोनों में देखे क्या खासियत होती है, आप केमिस्ट्री में जानते हैं, पढ़ा होगा आपने अम्लीय और क्षारीय दोनों चीज़ें, है ना। तो उन प्रकृतियों में क्या होता है, अम्लीय मृदा में जो पीएच होता है वो जाहिर सी बात है किससे कम होगा, 7 से कम होगा, है ना। अम्लीय मृदा पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। और किस आयन की अधिकता होगी, एच आयन की अधिकता होती है। हम जानते हैं अम्लीय नेचर कैसा होता है, जो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो क्षारीय मृदा होती है उसमें किसकी होती है, पोटेशियम और सोडियम की मात्रा पाई जाती है, आयन की मात्रा पाई जाती है। और पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है ना साथियों। तो बहुत आसान है, पीएच जिसका 7 से कम वो अम्लीय, पीएच जिसका 7 से ज़्यादा वो क्षारीय मृदा, और एच आयन की अधिकता अम्लीय मृदा में मिलेगी, और पोटेशियम और नाइट्रोजन सोडियम की मात्रा जो है आपकी क्षारीय मृदा में मिलेगी। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, इसमें ये पूछा जाता है आपसे कि ये जो मिट्टी है ये क्या अम्लीय हमको अच्छी चाहिए कि क्षारीय चाहिए। तो भैया कहीं कहीं तो आपको देखने को भी मिलेगा कि अम्लीय मिट्टी से काम अच्छा चल जाएगा। जैसे कि चाय का उदाहरण दूंगा मैं, चाय की जो खेती होती है उसके लिए अम्लीय मिट्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो पौधों की वृद्धि के लिए आइडियल सिचुएशन है उसके हिसाब से मिट्टी का क्या होना चाहिए, मिट्टी में 6 से 7.5 आपका क्या रहना चाहिए, उसका पीएच रहना चाहिए, है ना। तो 6 से 7.5 आपका पीएच उसका रहना चाहिए, ठीक। तो इतना अगर है तो यानी वो ना अम्लीय ज़्यादा हुई ना क्षारीय हुई, यानी बीच की सिचुएशन है, न्यूट्रल पोजीशन में, ना अम्लीय है ना बहुत ज़्यादा क्षारीय। अब अगर बाई चांस अम्लीय हो जाए तो अधिक अम्लीय होने पर क्या होगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर वो अम्लीय हो जाती है तो उसको हम लोग दूसरा नाम एक देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी मिट्टी, तेजाबी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, तेजाबी मिट्टी। अब इस मिट्टी को ठीक कैसे करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, चूने का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अम्लीय मृदा जो होती है अधिक उसको सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही क्षारीय मिट्टी होती है उसको भी हम लोग को सुधारना होगा, क्योंकि हमको आइडियल सिचुएशन ये रखनी है। तो क्षारीय मिट्टी को भी अगर सुधारना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जिप्सम का फॉर्मूला कमेंट करिएगा, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। CaSO4 होता है कि COSO4 होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कितने वाटर के अणु होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम और चूना किसके लिए, अम्लीय। अब ऐसा क्यों करते हैं, जो चूना होता है ना वो अम्लीय इफेक्ट को खा जाता है, क्योंकि चूने का जो नेचर होता है ना वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। ऐसे याद रखिए, चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो OH क्या होता है आपका, OH क्या होता है आपका, OH आयन क्या होते हैं, क्षारीय नेचर। तो क्षारीय नेचर क्या करेगा भैया, अम्लीय मृदा को क्षारीय की तरफ ले जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। यही काम जिप्सम करता है, क्षारीय को अम्लीय की तरफ बढ़ाता है, यानी क्षारीय नेचर को खत्म कर देता है। तो उल्टा जाहिर सी बात कंपोनेंट में लाएंगे। अब ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भैया जो सर्वाधिक क्षारीय मृदा है ना वो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ना। तो उत्तर प्रदेश में आपसे घुमा के ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी को सुधारने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी, जिप्सम, ठीक है। तो इसको भी इनडायरेक्टली आप समझा करिए इन क्वेश्चनों को, थोड़ा सा अगर चीज़ें क्रम से पढ़ेंगे ना तो आप पकड़ लेंगे चीज़ों। तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा के लिए क्या जरूरत होता है आपको, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और ये मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब लवणीय मृदा क्या होती है, लवण जिसमें मिनरल्स हो खूब सारे, तो कहाँ होगा भैया, समुद्र किनारे होगा। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी होती है, गुजरात की। तो लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, जाहिर सी बात है गुजरात में। और एक और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, चाय के बागानों के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है, अम्लीय मिट्टी आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यक है, अम्लीय मिट्टी आवश्यक है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे आपको। पढ़िएगा इसको, वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखिएगा, एक बार नोट्स बनाइएगा, उसके बाद फिर से रिवाइज करिएगा, फिर फास्ट रिवाइज करिएगा। फास्ट का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, आप उसको 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स करके फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ऐसे याद हो जाता है। तो इसी प्रकार से, और मेरा एक फ़ायदा हो जाता है क्या, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, है ना। तो अपनी चीज़ क्यों छुपाएं, तो ये भी हो जाता है, है ना। तो पंछियों
इन चीज़ों को उड़ते रहिए, इनके साथ उड़ते रहिए, तभी आपको मज़ा आएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। मिट्टी के भैया होते हैं 8 प्रकार। तो अब मिट्टी होती किस हिसाब से है, तो भैया एक मिट्टी आपकी होती है मुख्य मृदा और एक आपकी होती है गौण मृदा। अब मुख्य मतलब प्राइमरी, गौण मतलब सेकेंडरी, है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है मुख्य मृदा और गौण मृदा में, मुख्य मृदा में देखिए बेसिकली कौन कौन सी आती है जिनका एरिया ज़्यादा भारत में कवर करती होंगी। तो कौन कौन सी आती हैं, जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये आपकी कितनी कौन सी होती है, मुख्य मृदा। कितना परसेंटेज होता है, 43% पे जलोढ़ मृदा है, पीली मृदा 18% पे है, काली मृदा 15% पे है और 3% लैटेराइट मृदा है। ये परसेंटेज क्या है भैया, भारत के क्षेत्रफल में फैली है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली है, जलोढ़ मृदा। और इसीलिए मैंने ऑर्डर वाइज लिखा है कि जलोढ़ मृदा का परसेंटेज कितना है, 43%। और 18% किसका है, लाल मिट्टी का। सेकंड नंबर पे लाल मिट्टी, थर्ड नंबर पे 15%, उससे थोड़ा कम एरिया पे काली, चौथे पे लैटेराइट। अब ऐसे ही ये मेन है। और अब जो कुछ छोटे छोटे एरियाज़ में मिलेंगी, पर्वतीय जो हिमालयी एरिया में पाई जाएंगी पर्वतीय मृदा, वन वाले एरिया में वनीय मृदा, मरुस्थल मतलब जहाँ रेगिस्तान या समुद्र किनारा हुआ मरुस्थलीय या लवणीय मृदा, और पीट और दलदली मिट्टी जहाँ पानी से भरा एरिया होगा वहाँ पर ही मिलेगी। तो इनको बोलते हैं हम लोग कौन सी मृदा, गौण मृदा। और इधर वाली कौन सी थी आपकी, मुख्य मृदा थी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज अपनी पहली मिट्टी जो है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है, जल ओढ़, जो जल को ओढ़े हुए। तो भैया जाहिर सी बात है इसका काहे से हुआ होगा निर्माण, नदी द्वारा लाए गए अवसादों से निर्माण हुआ होगा यार। बिल्कुल सिंपल सा है, जल को ओढ़े हुए, नदी द्वारा लाए गए अवसादों से निर्माण होगा। इसके भैया 2 टाइप होते हैं, खादर और बांगर। अब ये खादर बांगर क्या है, ठीक है, इसको भैया जरूर को याद रखिएगा, कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम कांप और कछारी भी कहते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए इसमें खादर क्या होता है। खादर और बांगर बेसिकली ये है, जो खादर मिट्टी थी ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और बांगर जो थी वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पानी जो है ना अपना, जो नदी यदि बह रही है उनकी पोजीशन शिफ्ट होती जा रही है। तो जो पहले वाला एरिया था उस मिट्टी को पहले जो एक तरीके से अधिक उत्पादकता और अधिक पानी वाले क्षेत्र में थी, वो अब पानी वाले क्षेत्रों से कम वाले पानी क्षेत्रों में आ गई, तो उसको बांगर कहने लगे। यानी वो पानी से थोड़ा सा दूर हो गई है, तो उसको पूरा प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ है जिसकी उत्पादकता जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, खादर कह दिया है। समझ में आया ना। जैसे कि अब मान लो हमारे चौराहे से पहले पानी निकलता था, वो थोड़ा सा और आगे से निकलने लगा, तो जो जो चौराहा था वो अब पानी, वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ हो गई, है ना। अब जहाँ से पानी जाने लगा वो ज़्यादा उपजाऊ होने लगी। तो खादर जो मिट्टी है वो क्या होगी, उसकी उत्पादकता अधिक होगी, और जो बांगर होगी उसकी उत्पादकता कम हो गई है, क्योंकि उसको प्राचीन हम लोग बोलते हैं। और बाढ़ से दूर। तो खादर और बांगर का पहले तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब भैया पानी अधिक उत्पादकता है तो काहे के लिए उपयोगी है। अब कृषि में इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, ये सब जितने भी पानी वाली आवश्यक चीज़ें होती हैं वहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और भारत के 43% भाग पर तो ये हो ही रही है ना। भारत के कितने परसेंट भाग पे हो रही है, भारत के 43% भाग पर ये पाई जाती है। अब एरिया क्या है इसका, एरिया इसका है, अब एरिया मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो उत्तर भारत का कौन सा मैदान है, सतलज पूर्व से ब्रह्मपुत्र असम तक इसका मैदान है ना। तो सतलज पूर्व से ब्रह्मपुत्र असम तक मतलब जो आपका बिल्कुल बीचों बीच का पंजाब से लेके नीचे असम तक का एरिया, वो मैदान। और कुछ तटीय क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गुजरात में भी, थोड़ी बहुत केरल में भी। तो वहाँ पर भी इसको देखने को ये चीज़ मिलती है। आइए दिखाता हूँ आपको मैप में। आइए मैप पे देखिए कितना सही से आपको समझ में आएगा इससे। तो आप ये देखिए, पहले जलोढ़ या कांप मिट्टी को हम लोग, जलोढ़ या कांप बोलूँ बात एक ही है, किससे दिखाया हमने, ये जो पानी की बूंदें टेढ़ी टेढ़ी है उस टाइप से दिखाया है। तो आइए देख लेते हैं भैया, ये देखिए, देख रहे हैं ना किस एरिया में, ये पूरा भाई साहब गुजरात में भी कुछ एरिया थोड़ा सा कवर कर रही है। मध्य में देखिए सतलज, ये पंजाब से लेके, है ना, पूरा कहाँ तक, यहाँ पश्चिम बंगाल तक चली गई है। और ये देखिए असम में भी कुछ एरिया कवर कर रही है। तो ये इसका ब्रह्मपुत्र वाली जो बेल्ट है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, असम बांग्लादेश में गिरती है, यहाँ गंगा आती है। तो ये जो बेसिकली एरिया है ये पूरा जलोढ़ का है। और आप यहाँ नीचे थोड़ा सा देखेंगे, ये देख रहे हैं थोड़ा सा केरल में भी, थोड़ा सा केरल में भी पोर्शन दिख रहा है। तटीय क्षेत्र हमने आपको बताया, महानदी गोदावरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी देख रहे को आपको मिल रहा होगा, है ना।
दिख रहा है ना, महानदी और गोदावरी वाले क्षेत्र में भी दिख रहा है। तो ये जलोढ़ का बहुत ज़्यादा एरिया है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आपकी पाई जाती है। आइए ऊपर आते हैं नोट्स पे। तो जलोढ़ मिट्टी का क्या हुआ, इन एरिया में ये पाई जाती है। ठीक है, इसको बना के लिख लीजिएगा तो आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर होल्ड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी पे बातें हैं। अब भैया लाल मिट्टी क्या है, पहले तो यही क्वेश्चन मिलता है, इसको लाल मिट्टी क्यों बोलते हैं, है ना। समझदारी बात तो यही है कि लाल मिट्टी क्यों बोलते हैं। तो भारत के, पहले तो ये याद रखिएगा, ये सेकंड नंबर की मिट्टी है इंपॉर्टेंट, भारत के 18% क्षेत्रफल में पाई जाती है। अब लाल होने का कारण आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड इसके लाल होने का कारण है। क्या कारण है, फेरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला है, Fe2O3। जाहिर सी बात है, आयरन का कोई तत्व मिलेगा तभी तो लाल है, तो ये लोहे का ऑक्साइड होता है, इसको Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और अब हो क्या रहा है, इसकी अधिकता भी नहीं इतनी हो गई है कि इसका अतिरेक या अनुवरण हो रहा है। अनुवर क्या होता है, मतलब इसकी उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए लाल मिट्टी के अनुवर होने का क्या कारण है, लोहे के ऑक्साइड के अतिरेक होने के कारण। कौन सा ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के अतिरेक होने के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज तिलहन हेतु ये आवश्यक है। कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। अब भैया ये मिट्टी के कौन सी खेती कर पाओगे आप, मोटे अनाज और तिलहन। जो मोटे मोटे अनाज और तिलहन है भाई, जाहिर सी बात कम उपजाऊ भी है, तो गेहूँ और चावल तो उगा नहीं पाओगे। अब जिनमें कम पानी वाला एरिया है, जो मोटे अनाज तिलहन है, जो पानी कम सोख पाते हैं तो वो सॉफ्टनेस नहीं कर पाते, तो मोटे अनाज बन जाते हैं। तो मोटे अनाज और तिलहन में कौन सी मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, ये आपकी मिलती है बेसिकली दक्षिण भारत में। कहाँ पर, सर्वाधिक कहाँ क्षेत्रफल लेती है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पठारी भाग के पूर्वी भाग, गारो खासी जयंतिया, मेघालय वाला जो क्षेत्र है, इन भागों में। आइए मैप में देख लेते हैं। तो लाल मिट्टी को हमने किससे दिखाया हुआ है भैया, लाल मिट्टी को ये टेढ़ी लाइनों से दिखा रखा है। तो आइए टेढ़ी लाइनें ढूंढते हैं मैप में। ये देखिए टेढ़ी लाइनें, देख रहे ना। तभी आप सुनते होंगे मध्य प्रदेश में दालें बहुत पाई जाती हैं, है ना, दलहन बहुत होता है, तिलहन बहुत होता है। तो ये आपका एरिया हो गया। और देखिए राजस्थान में भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, वहाँ पर भी दलहन तिलहन बहुत होता है। तो इस वजह से ये वाला एरिया जो है आपका लाल मिट्टी का है। और देखिए गारो खासी जयंतिया का छोटा सा एरिया, ये देखिए छोटा सा एरिया गारो खासी जयंतिया का, यहाँ भी वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और भैया छोटे छोटे एरिया में आप नीचे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु में भी ये बिल्कुल देखिए छोटा सा बिल्कुल एरिया है, बिल्कुल मतलब थोड़ा गौर से देखने वाला जो एरिया है वो वाला है। तो यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। आइए अगली मिट्टी देखते हैं, देख लीजिएगा एरिया, इसके क्षेत्र क्या है, और आपको बता दिया ये मोटे अनाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, आइए अगले देखते हैं, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अब भैया इसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट लावा। जो लावा होता है ना, वो जब जल जाएगा तो कैसा रंग हो जाएगा, किसी भी चीज़ का काला हो जाएगा। कोई भी चीज़ जल के क्या हो जाती, काली हो जाती। तो बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसको कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि भैया इसमें कपास उगाया भी जाता है। और ये स्वतः उपजाऊ मिट्टी है, इसमें उपजाऊ आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स मतलब जरूरी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वतः कृषि मिट्टी भी बोलते हैं, स्वतः उपजाऊ। तो आपसे यही पूछ सकता है कि स्वतः उपजाऊ या स्वतः कृषि मिट्टी कौन सी है, आपकी काली मिट्टी है। तो साथियों थोड़ा सा बोलते बोलते थक ही गए, लेकिन एक आपको हौसले को जो है ना आपका, उसको नहीं थकने देना है। तो पढ़िए, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, छोटे छोटी चीज़ों को पढ़ते रहिए तो आपको भी मज़ा आता रहेगा। पॉज करके 10-10 मिनट में वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। पढ़ते रहिए, क्योंकि 20 मिनट थोड़ा सा वीडियो 20-25 मिनट का जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी, आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगर हमारे यूपी में स्पेसिफिक करेगा तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, उसमें करेल मिट्टी, का से काली, का से करेल, काली सी करेल मिट्टी कहाँ मिलेगी, बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, ठीक है। और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया नीचे, वहाँ पे आंवला के लिए भी बहुत उपयोगी है ये, ठीक है। इसके काला होने का कारण पूछा जाता है, ये काली क्यों होती है। तो भैया जैसे लाल होने के कारण फेरिक ऑक्साइड था, वैसे काला होने के कारण क्या है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म। कौन सा, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब मालूम होनी चाहिए। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ये क्या होता है भैया, जीवाश्म होता है।
तो ये इसके लिए उपयोगी है। ठीक है, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, उत्तरी कर्नाटक में भी आपको मिलता है। तो आप सुनते भी होंगे जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में अहमदाबाद है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्यों इसलिए ऐसा है, क्योंकि यहाँ भैया काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास बहुत ज़्यादा होता है और स्वतः कृषि है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। ये भी आप याद रखिएगा, स्वतः कृषि भी है, स्वतः बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और क्या है, जल धारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। और ये देख रहे हैं ना, पठारों में अगर पूछे किस पठार में पाई जाती है, दक्कन का पठार, वही एमपी वाला भारत का जो ये मैप है इसमें दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़, ये सब जो एरिया पूरा है ये सब काली मिट्टी वाला एरिया है। ये मैप पे भी दिखा देते हैं आपको। मैप पे आप देखेंगे काली मिट्टी, ये ईंटे वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ईंटे वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये। तो इस पे आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं ईंटा कहाँ पे, बिल्कुल दक्कन के पठार, ये देखिए पूरा बीचों बीच वाला एरिया दिखा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गुजरात में, ये देखिए देखा, और कहाँ पे है, महाराष्ट्र में देखिए। ठीक है, तो इन सब जगह पे जो ये मिट्टी पाई जाती है बेसिकली आपको काली मिट्टी इन्हीं सब क्षेत्रों में मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, ये एरिया है ना महाराष्ट्र में, यहाँ सब एरिया है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। ठीक, इन सब क्षेत्रों में बेसिकली ये काली मिट्टी पाई जाती है। आइए आगे अगली मिट्टी देखते हैं जल्दी से। अगली मिट्टी है आपकी, ये मुख्य मुख्य मिट्टियाँ हो गई हैं आपकी बेसिकली 3-4 जो मिट्टियाँ हैं, उसमें एक लास्ट बचती है वो लैटेराइट मिट्टी। अब लैटेराइट काहे से भैया निर्माण हुआ है? लैटेराइट का हुआ है सिलिका निच्छालन से उत्पन्न है। ये किससे उत्पन्न है? निच्छालन से उत्पन्न सिलिका। मिट्टी में क्या होती है? सिलिका पाई जाती है। तो निच्छालन क्या होता है? निच्छालन होता है ना, जैसे कुछ पानी हो वहाँ से कुछ छन के और साथ बच जाए तो वो निच्छालन से उत्पन्न सिलिका होती है। तो भैया ये पहली बात तो ये पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे पानी कहीं से निकल जाए और फिर वो मिट्टी सूख जाती है तो कैसी हो जाती है? टाइट हो जाती है। तो भैया ये ईंट के समान कठोर होती है, इसीलिए इसको लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। और जो ये लैटेरा शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किसका भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटेरा से उत्पत्ति हुई है और लैटेरा में ईंट के समान ये क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, भवन निर्माण के लिए उपयोगी हो जाएगी। जब कठोर होगी तो भवन निर्माण उपयोगी बहुत हो जाएगी। और सबसे अधिक वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है। आया ना समझ में? मतलब वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद जो मिट्टी सूखेगी तो कैसी हो जाएगी? टाइट और लाल रंग की, मतलब लाल रंग नहीं, मतलब ईंट के समान कठोर हो जाएगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी भैया वर्षा? सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और मेघालय। कहाँ होती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मेघालय। अब देखिए लाइन भी लिखी हुई है, मिट्टी के ऊपरी परत के कटाव के बाद कठोर परतें सतह पे आ जाती हैं। इसी से काहे का निर्माण होता है? लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अब इस मिट्टी पे क्या उगाया जाता है? मुख्य रूप से चाय, काफ़ी, मसाले। तो आपने सुना होगा जो आपका मेघालय असम वाला एरिया वहाँ चाय बहुत उगती है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पे भी चाय बहुत होती है। तो ये जो चाय वाला पश्चिम बंगाल वाला एरिया, तो ये सब चीज़ों में क्या है? यही मिट्टी। यानी कौन सी फसल उगाई जाती है बेसिकली? चाय, कॉफ़ी, ये सब कैसी फसल होती हैं? बागानी फसलें होती हैं। कैसी होती हैं? बागानी फसलें होती हैं। आइए मैप पे दिखा देता हूँ आपको लैटेराइट मिट्टी। ये देखिए लैटेराइट ईंट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बना रखा है इसको, ये देखिए, ये है ना। तो आइए इसमें देखते हैं, तो देखेंगे आप लैटेराइट मिट्टी। ये देखिए नीचे ये वाले एरिया में, ये देखिए नीचे ये वाले एरिया में बहुत कम परसेंटेज हो, क्योंकि अब बड़ी बड़ी मिट्टियाँ हो गई हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल में भी आपको मिल रही। तो यहाँ चाय भैया होती है कि नहीं होती है? यही लोग आपको चाय बहुत सारी पिला रहे हैं। यहाँ पे भी कॉफ़ी बहुत होती है कर्नाटक में, तो बाबा बुदान। तो ये सब कारण यही है कि यहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद मेन मिट्टियाँ हो गई। अब उसके बाद आती हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, वो है मरुस्थली मिट्टी। ये कहाँ मिलेगी भैया? राजस्थान में, पंजाब, दक्षिण हरियाणा, कच्छ के गुजरात। तो भैया ये थोड़ी वैसी मिट्टी है मरुस्थली टाइप की। तो यहाँ क्या उगेगा? ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज बहुत उगते हैं यहाँ पे। तो राजस्थान इन सब में बहुत टॉप पे रहता है, ज्वार बाजरा वगैरह में। तो याद रखिएगा मरुस्थली मिट्टी कहाँ मिलेगी? आप मरुस्थल वाले एरिया में। ज्वार बाजरा मोटे अनाज के लिए उपयोगी। पर्वतीय मिट्टी भैया कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर साइड जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस की अधिकता है। ठीक है, और अम्लीता का गुण आ गया है लेकिन उसमें। ठीक है,
एसिडिटी तो आ गई, लेकिन उसमें क्या है आपका ह्यूमस बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसीलिए वहाँ पर आप देखते होंगे सेब, केसर, सेब, केसर, नाशपाती, चाय भी उगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। चाय कहाँ उगती है? अरुणाचल और सिक्किम वाले एरिया में भी थोड़ी बहुत लगा देते हैं, यहाँ पर भी उगती है। तो सेब, नाशपाती तो आप सुने होंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, और चाय की खेती भी इधर सिक्किम, अरुणाचल साइड भी हो जाती है। और भैया पर्वतीय क्षेत्र है तो कैसी खेती होगी? ढालनुमा, मतलब ढालनुमा समझते हैं ना, ऐसी ये यहाँ खेती कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी। क्या कारण होता है सीढ़ी नुमा खेती करने का? अब पानी यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा, रुक जाएगा, यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ भरा रहेगा, अब यहाँ आएगा भैया भर फिर पानी रुकेगा। फिर से समझा देता हूँ, देखो ये सीढ़ी बनी है, जैसे ये सीढ़ी बनी है, अब यहाँ से पानी आया तो यहाँ रुकेगा, फिर धीरे धीरे जब यहाँ फसलों से होके जाएगा फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ रुकेगा थोड़ी देर, फिर नीचे उतरेगा, फिर तो मतलब सबको पानी बारी बारी से मिलता जा रहा। अब मान लो बीच मैदान पर्वत में ऐसे हमने खेती कर दी, कैसे देखना, ऐसे खेती कर दी, जैसे पर्वत में तिरछी करके खेती कर दी। अब उससे क्या होगा भैया? पानी आएगा सीधे निकल जाएगा, तो इसको इस वाले एरिया को तो पानी नहीं मिलेगा और इधर पानी भर भरा के बढ़ जाएगा। तो भैया सीधी बात ये है, हमको सीढ़ी टाइप की खेती करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी भैया कहाँ मिलेगी? जो आपके कौन से क्षेत्र है, क्षारी जो समुद्र किनारे के एरिया है, जैसे कि आपके कौन से एरिया है, जैसे कि गुजरात वाला एरिया हो गया, तो क्षारी क्यों हो जाती है यहाँ की मिट्टी भैया? पानी जो समुद्र किनारे होते हैं वहाँ कैसी मिनरल्स पाए जाते हैं? क्षारी, है ना, नमक बहुत मिलेगा। तो यहाँ केवल लवण प्रतिरोधी फसल उगाई जाती हैं जो लवण को बर्दाश्त करते हैं, जैसे क्या, गन्ना, बरसीम, धान, लवण प्रतिरोधी ये सब फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो लवड़ी मृदा या क्षारी मृदा आपकी यहाँ पर उगती है। अब ये देख रहे हैं नीला वाला जो एरिया है ये आपका लवड़ी वाला है। लवड़ी वाला ये देखिए बिल्कुल समुद्र के किनारे वाले एरिया, ये देखिए लवड़ी वाले बिल्कुल, ये जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, खंबात की खाड़ी, ठीक है। और ये देखिए ये जितने भी एरिया समुद्र किनारे वाले यहाँ पर आपको ये क्षारी मिट्टी मिलेगी, ठीक है। कीट मृदा क्या होता है? ये दलदली क्षेत्रों में जहाँ बहुत पानी भरा रहता हो, बहुत पानी वाले एरिया में, मतलब पानी में डूबी हुई मिट्टी एक तरीके से समझ लीजिए, पानी भी हो और मिट्टी भी हो, तो दलदली क्षेत्र जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो भैया मिट्टी में आप देखिए क्या क्या बचा, 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो मृदा को नाइट्रोजन, एक इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये बायो में भी पूछ सकते हैं, इसमें मृदा को नाइट्रोजन भरपूर प्रदान करने वाली फसल कौन सी है? मटर। और भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली फसल जो है वो कौन सी है? वो है आपकी उड़द। कौन सी है? उड़द, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जो ज़्यादा प्रदान करती है वो है आपकी मटर, और जो आपको क्या प्रदान करती है ज़्यादा, आपको जो आपको ज़्यादा प्रदान करती है उर्वरता, वो आपकी कौन सी है? उड़द। वो क्या है आपकी? उड़द। अब एक क्वेश्चन आया था उसको मैं बता दे रहा हूँ, उसमें सीटेट में भी आया था, पूछा गया था कण का साइज सबसे ज़्यादा किसका बड़ा होता है, या क्रम में सजाइए। तो जो मृत्तिका होती है, जो मिट्टी होती बारीक वाली, उसका कण सबसे छोटा होता है। कितने mm का होता है? 0.002 mm का होता है ना। ये कणों का व्यास है, मिट्टियों के साइज। फिर एक होती है गाद मिट्टी। कौन सी मिट्टी? गाद। गाद का क्या साइज होता है? 0.002 से 0.006 mm। अब थोड़ा सा और बड़ा, तो आपसे सबसे पहले तो याद रखिएगा, सबसे पहले मृत्तिका आती है, फिर कौन सी आती है? गाद आती है। गाद मतलब उसमें थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना, जो मिट्टी ऐसी हो जिससे पानी कम पास कर सके वो मृत्तिका है, और जिससे थोड़ा सा पानी वो गाद है। फिर महीन बालू। बालू में तो भैया वो गैपिंग होती, बड़े कण होते थोड़े से, इनका साइज क्या होता है? 0.006 से 2 mm तक होता है, तो महीन बालू होता है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। पीट मृदा आपको बताई थी, केरल वाले एरिया में आपको ये मिलेगी। इस तरीके से आपका ये मिट्टी वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगले भाग में मिलेंगे, वो होगा आपका कृषि का भाग। उसमें आपको कृषि किस भाग में कौन सा नंबर 1 राज्य है और कुछ क्रांतियाँ कृषि से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में पंछियों। तो मेरी बात बिल्कुल याद रखिएगा, आपको उड़ते रहिए, चाहे थोड़ा सा उड़िए, नहीं तो पंख टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे आप। मिलते हैं अगले भागों में, याद रखिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।